नॉर्सेट के अंदर अब सिर्फ 60 डेज बचे हैं और तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है और वो कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नॉर्सेट के टाइम तक सुधारनी है ताकि इस बार एग्जाम क्रैक हो पाए। गलतियां सुधार तुम तब पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इस वीडियो में आपको वो सारी गलतियां पता चल जाएंगी जो ज्यादातर नर्सिंग एस्पिरेंट्स करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि उन गलतियों को आपको सुधारना कैसे है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 60 दिन ही बचे हैं, हम वो सारी की सारी गलतियां इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि उन गलतियों को किस तरीके से सुधारना है। तो आखिरी तक अच्छे से देखना है, गलतियों को समझना है, सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस बार एग्जाम क्रैक करना है। नॉर्सेट के प्रिपरेशन में जितना इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी पढ़ना, नोट्स बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। आप जब भी टेस्ट देते हो और फिर स्कोर देखते हो और फिर लो स्कोर देखकर होता है मूड खराब। 60 के आसपास तक मार्क्स आए हैं, कभी 55 मार्क्स हैं, कभी 62 तक, और फिर दिमाग में एक ही लाइन आती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, सच ये है कि टेस्ट के अंदर लो स्कोर आने का मतलब फेलियर नहीं होता, उसका मतलब होता है डायग्नोसिस। अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनो टेस्ट के बारे में। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि टेस्ट कभी भी एग्जाम जैसा नहीं होता है। एग्जाम आपको ये दिखाता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। टेस्ट को आप समझ के चल सकते हो कि एक तरीके का एक्सरे है। जैसे एक्सरे से हम रेस्पिरेटरी डिजीज को डायग्नोज कर लेते हैं, ऐसे ही टेस्ट आपका एक्सरे है जो आपको ये बताएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पे लैग कर रहे हो। इसका मतलब ये आपको रियलिटी दिखाता है, और ये रियलिटी आपको तब तक ही पेनफुल लगेगी तब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हो। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है तो मैं बहुत वीक हूँ और मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। लो स्कोर आने का मतलब है कि आप सही तरीके से स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको आपकी प्रिपरेशन में सुधार करने की नीड है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारी गलतियां बताने वाली हूँ जो ज्यादातर नर्सिंग एस्पिरेंट्स करते हैं और जो हमारे टॉपर्स स्किप करते हैं। इसमें से सबसे पहली गलती है कि आप सब्जेक्ट कवरेज पर ज्यादा ध्यान देते हो, सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं करते हो या फिर अपने सिलेबस को कंट्रोल नहीं करते हो। आपको आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी होती है और सिलेबस को भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करना होता है। अभी ये कॉमन प्रॉब्लम हमने बहुत ज्यादा देखी है कि जब भी आप किसी स्टूडेंट से बात करो तो वो क्या बताएगा कि यस, थोड़ा मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा मुझे MSN आता है, थोड़ा मुझे FON आता है ना, मैंने FON इस बुक से थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा उस बुक से पढ़ लिया। इसका मतलब आप सब्जेक्ट भी कहीं से रैंडम सोर्सेज से पढ़ रहे हो, आप उसके बाद रैंडम बुक्स रेफर कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब प्रिपेयर करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्सेट कोई भी रैंडम एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना के फिर ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा हमेशा ये ध्यान रखना है कि यही कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो आपको हमेशा वो वाले टॉपिक्स पकड़ने हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देख लेते हैं कि इस वाली गलती को हमको टैकल कैसे करना है। एक हैक बताती हूँ। आपको उन वाले टॉपिक्स पर ध्यान देना है जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो टॉपिक्स जो आप बार बार गलत करते हो, और सब्जेक्ट का वो पार्ट जिसमें पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, जो आपको टफ लगता है। यही आपका रियल सिलेबस है और इसी को आपको कवर करना है। अब मूव करते हैं हमारे दूसरे रीजन पर जिसकी वजह से टेस्ट के अंदर आपका स्कोर कम आता है। आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमको रिकॉल भी करना है, हमको रिवाइज भी करना है। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ, बार बार मैंने एक ही पेज को देख लिया लेकिन फिर भी मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं और इसको हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पे एक टेक्निक फॉलो करनी होगी, दैट इज एक्टिव रिकॉल। सिर्फ और सिर्फ आगे पढ़ते हुए ही नहीं चलना है, आपको पीछे की चीज़ों को रिकॉल करना है, याद भी करना है, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग बन पाए। क्योंकि नॉर्सेट का एग्जाम मेमोरी और एप्लीकेशन का एग्जाम है, वहाँ पे आपके कंसेप्ट टेस्ट होते हैं लेकिन आपकी मेमोरी और नॉलेज भी टेस्ट होती है। अब देख लेते हैं कि आपको करना एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले हमने एक टॉपिक को पढ़ा। आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक, बुक को आप कर दो क्लोज योर बुक्स। अब बिल्कुल शांति से बैठो और रिकॉल करने का ट्राई करो। ट्राई टू रिवाइंड, याद करने की कोशिश करो कि आपने अभी इससे पहले क्या पढ़ा है। यहाँ रिमाइंड करने के बाद, रिकॉल करने के बाद आपको आपके खुद के दिमाग में शॉर्ट कंसेप्ट्स और नोट्स बन जाएंगे जो कि कोर था उस सारे के सारे टॉपिक का। इस कोर तक पहुंचने के बाद आपको आगे टेस्ट और MCQ प्रैक्टिस पर जाना है। यहाँ तक अगर आप ये वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर ऑलरेडी काफ़ी इंप्रूव हो चुका होगा।
जब आप टेस्ट या लगाते हैं या एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है आपके गलत वाले क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस जो आपने गलत किए थे, वो कंसेप्ट जो आपने सही से याद नहीं रखे या फिर आप भूल गए, वापस से इन वाले रेशनल्स को आपको राइट डाउन करना है। और जब भी अगली बारी इस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आपको टॉपिक के साथ साथ ये वाले रेशनल्स पढ़ने हैं। ये स्टेप्स दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये आपके स्कोर बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब जो स्टेप्स मैंने तुम्हें यहाँ बताए, जिसमें से इस स्टेप पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि टेस्ट देने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से टॉपिक्स गलत किए, जो उनसे क्वेश्चन आपने गलत किए, उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताया है। यहीं से हमारी तीसरी गलती आती है, जो बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली डेली करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नहीं देना होता, आपको साथ में उसे एनालाइज भी करना होता है। अगर आप टेस्ट दिए जा रहे हैं विदाउट एन एनालिसिस, तो फिर आपका स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ और उसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट है जो 20 टेस्ट लगाए लेकिन कोई भी एनालिसिस नहीं किया और आगे आगे बढ़ता चला गया। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है जिसने सिर्फ 10 टेस्ट लगाए, लेकिन उसने बचे 10 टेस्ट का टाइम उस टेस्ट को एनालाइज करने में लगाया। तो आपके हिसाब से कौन सा स्टूडेंट है जिसके बेटर स्कोर करने के चांसेस हैं, जिसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो यहाँ देखो, मेरी तरफ से तो आंसर रहना चाहिए कि वो बच्चा जिसने बेशक से सिर्फ कम टेस्ट दिए थे, लेकिन जितने टेस्ट दिए उसे बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, उसके चांसेस बहुत हाई हैं एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट लगाता रहूँगा और फिर आगे जाके एग्जाम क्रैक कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर टेस्ट देना, उसे अटेम्प्ट करना, ये आपका 30% काम है, लेकिन उसे एनालाइज करना, उसकी इम्पॉर्टेंस 70% से भी ज़्यादा है। तब जाके आपका पूरा 100% कॉम्बो बनता है। अब मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देने के पास उसे एनालाइज नहीं करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि एनालिसिस होता क्या है, करना कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ करनी है, एक रखो अपने पास नोटबुक, जिसे आप अपनी मिस्टेक डायरी बोल सकते हो, और जैसे ही आप टेस्ट देते हो उसके बाद आपको उस मिस्टेक डायरी के अंदर अपनी गलतियां लिखनी होती हैं। पहला आपको वो रेशनल्स वहाँ पर लिखने हैं जो क्वेश्चन आपने गलत किया था। आपको हमेशा ही वहाँ पे रीज़न पता होना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन गलत क्यों किया था। क्या आपका कंसेप्ट वहाँ पर सही नहीं था? क्या आपको याद नहीं आया, आपने वो चीज़ मेमोराइज नहीं करी हुई थी? क्या टाइम के प्रेशर में आपने वो गलती की है, या फिर आप भूल गए थे? कुछ भी उस चीज़ का रीज़न रहा है, आपको ये कोशिश करनी है कि अगली बार वो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। अब आ जाते हैं हमारे अगले रीज़न के ऊपर, जिसकी वजह से टेस्ट के अंदर स्कोर कम रहता है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना। आपको मैंने ये चीज़ शुरू में ही बताई थी कि नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर, या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके अंदर कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस या टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं। कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स रहते हैं जो हमेशा ही एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, इसमें आपको दोनों चीज़ों से फ़ायदा होगा। आपके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज हैं और जिनके फिर से एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। ये चीज़ याद रखना, जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइटली लेता है वो एग्जाम को भी लाइटली लेता है। हमेशा ध्यान रखनी है, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम अभी नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हैं या आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो, आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लिए, और फिर आ गए आप होल सिलेबस टेस्ट के ऊपर या डेली टेस्ट के ऊपर। उस टेस्ट के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी स्केड्यूल करते हुए चलना है, दोनों को एक साथ कर सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चरल वे इसमें हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दी, और आपने शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि कौन से टॉपिक्स हैं या फिर कौन से कंसेप्ट हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं, या जो इंपॉर्टेंट हैं, या फिर जो आपके वीक रह रखे हैं, और आपको उस एग्जाम के लिए उन्हें प्रिपेयर करना, स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका होल्ड
पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर ज्यादा बेटर होगा। अभी ये तो हो गई वो गलतियां जो हम प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं और हमारा स्कोर लो रह जाता है। लास्ट पांचवी गलती वो है जो आप उस टाइम करते हैं जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या फिर एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। उसमें आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके नहीं चलते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, और यही वो गलती है जो फाइनली आपके स्कोर को लो लेकर चली जाती है, चाहे आपने प्रिपरेशन के टाइम पे कितना ही अच्छा पढ़ा था। बहुत बार आपने ऐसा नोट किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर इसलिए कम रह गया क्योंकि आपकी स्पीड सही नहीं थी और आपके पास टाइम ही खत्म हो गया, आपने उसे मैनेज किया ही नहीं। आपने उस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा दिया जो आपको लगा कि लेंथी है, आप उसे ही पढ़ते रह गए, और जो क्वेश्चंस आपको सच में आते थे, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती थी, उन क्वेश्चन तक आप पहुँच ही नहीं पाए। या फिर ऐसा हुआ कि आपकी एक्यूरेसी इसलिए कम रह गई, नेगेटिव मार्क्स इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि आप गेस ज़्यादा करते रह गए, आपको प्रॉपर कंसेप्ट आते ही नहीं थे। इन दोनों ही गलतियों को या फिर स्पीड और एक्यूरेसी को सुधारने के लिए आपको हमेशा अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये टाइम को मैनेज करते हुए चलना है और आपको टेस्ट प्रैक्टिस के टाइम पर ही इस चीज़ को सुधारना है। जैसे कि एनप्रेप ऐप में आपको ऑलरेडी ये चीज़ मिल जाती है, वहाँ पे आपको चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, या फिर आपके फुल सिलेबस या फिर डेली टेस्ट हो, सबके अंदर एक प्रॉपर टाइम डेजिग्नेटेड रहता है और टाइमर चलता रहेगा। अगर 45 सेकंड्स उस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए उसे पढ़ने के लिए, तो उतना ही टाइम आपको वहां पे मिलेगा, उतनी देर में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। अगर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग बहुत बार हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ना नहीं जानते हैं। तो जब आप टेक्स्ट प्रैक्टिस करते हो, अपने टाइम को मैनेज करना वहीं पर सीख लेना है, क्वेश्चन को छोड़ना कैसे होता है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करनी होती है, एवरीथिंग सबका सब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सुधरेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से नहीं। अब ये वाला सेगमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और सच में अपने टेस्ट के स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपका टेस्ट का स्कोर लो रह रहा है तो आप इन 7 दिन के अंदर अपने टेस्ट के स्कोर को पूरी तरीके से रीसेट कर सकते हो, और ये 7 डेज का प्लान आपको फॉलो करना है। इन 7 डेज के अंदर हमारा जो सबसे पहला दिन होगा, आप उसे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए यूटिलाइज करेंगे कि आपको खुद को असेस करना है। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये असेसमेंट आप बहुत इजीली एनप्रेप ऐप पे जाके कर सकते हो। जैसे आपने नाश्ता टेस्ट के बारे में सुना ही होगा, और आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नाश्ता अटेम्प्ट भी किया होगा, अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, वो टेस्ट देने के बाद आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक चल रहे हैं, कितनी स्पीड एक्यूरेसी मेरी फिलहाल है, कितना स्कोर मेरा अभी आ रहा है, और उसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले जब आप खुद को सेल्फ असेस कर लेंगे, उसके बाद हम डे सेकंड से उन गलतियों को सुधारने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको उन चीज़ों को या फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपको अच्छे से आती हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के रिवीजन आप करेंगे, जो आपने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको अच्छे से आते थे, तो आपका कॉन्फिडेंस इससे बहुत अच्छा बिल्ड होगा। डे 3 पे आपको यहीं से इसी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, लेकिन अब हमको वो चीज़ें यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है जो कि पहले वीक रह रखी हैं। तो वो सब्जेक्ट्स जो आपके वीक रह रखे हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई बच्चा जिसका F1 और MSN बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन OBG में कम्युनिटी में लैग कर रहा है ना, तो वीक सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, वो यहाँ पे आपको टैकल करने हैं। ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा वो कंसेप्ट पढ़ने की जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। इन वीक वाले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको आपको अच्छे से याद करने की, समझने की कोशिश करनी है। तीसरे दिन तक आप काफ़ी हद तक अगला टेस्ट देने के लिए रेडी हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा डे 4, लेकिन अभी तक आपको नेक्स्ट टेस्ट देने पे नहीं पहुंचना है। अभी पहले आपको PYQ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, बिना PYQ प्रैक्टिस के आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, ट्राई करना PYQ का भी एनालिसिस करने का, और कुछ टॉपिक्स को आज के दिन भी रिवाइज करने का। फॉर एग्जांपल ECG से हर बार क्वेश्चन आता है और आपका वीक रह रखा है, तो ट्राई करो इस टाइप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को उस दिन आपने रिवाइज कर लिया। इस 4 दिन के स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने के बाद, खुद को असेस करने के बाद, अब आप नेक्स्ट डे रेडी हो जाते हैं अपना अगला टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। अब आपको फुल टाइम टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करना है प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से नॉरसेट होता है, जैसे कि नॉरसेट प्री का एग्जाम होता है, मेंस होता है, जिस तरीके से वहाँ पे एग्जाम होता है, रियल सिनेरियो बना के उस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और फिर अगले दिन
सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और आपको एनालिसिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब फिलहाल जो आपने पिछली बार एनालिसिस किया था, देखो इस वीक पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें सुधरी, किन में अभी भी आपको और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। उन सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जो इतना रिवाइज करने के बाद भी वीक रह रखे हैं। एंड डे 7 आपको देना है कंप्लीट रिवीजन पे उन सारे के सारे टॉपिक्स का जो अभी भी ढीठ थे और अभी भी आपसे नहीं सॉल्व हुए। उन क्वेश्चंस को लिखो एक जगह, उनके रेशनल्स पढ़ने के ट्राई करो। चाहो तो बिल्कुल अपने बेसिक नोट्स वापस उठाओ और उस टॉपिक को बिल्कुल शुरू से पढ़ने का ट्राई करो। लाइक दिस अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से चलोगे तो एक हफ्ते के अंदर आप देख पाओगे कि आपके टेस्ट के स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट है। और अगर आपको एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्लान चाहिए जो कि नॉर्सेट तक आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देगा, बहुत अच्छे से रेडी बना देगा और आपकी असेसमेंट भी वहीं से हो जाएगी, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है नॉर्सेट प्री बोर्ड्स। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए आए हैं और खुद की प्रिपरेशन को असेस करते हुए आए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम होने वाला है 8 मार्च को, जिसके अंदर आपके जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होते हैं, कवर नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फार्माकोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे नॉन नर्सिंग के कंसेप्ट रह जाते हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स को 8 मार्च वाले टेस्ट के अंदर कवर किया जाएगा। उस टाइम पर आप अपनी असेसमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड टू रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट आपको एनप्रेप ऐप पे जाना है, सिंपल बैनर दिख जाएगा और आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी तक ये तो समझ में आ चुका है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार आप रिपीट करते हो, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और जिसकी वजह से टेस्ट का स्कोर लो रह जाता है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्सेट के टेस्ट का स्कोर या प्रिपरेटरी टेस्ट का स्कोर लो इसलिए नहीं होता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। आपका स्कोर लो आ रहा है, इसका मतलब है आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो और आप इम्प्रूव करना चाहते हो। इस चीज़ को समझो कि गलतियां करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे वीक पॉइंट पे हो या फिर अब आप आगे कभी एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे। ज़्यादा गलतियां होने का मतलब ये है कि आप सही में सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और बहुत ही नज़दीक हो एग्जाम क्रैक करने के। जितनी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, अगर आप उनका ध्यान रखोगे और वापस से सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे तो फिर देखना टाइम के साथ आपका स्कोर भी बढ़ता रहेगा और कॉन्फिडेंस भी। और अगर आप नॉर्सेट एग्जाम क्रैक करने के लिए सीरियस हो तो फिर इस वीडियो को सेव कर लेना और अच्छे से फॉलो करना और अपने उन सभी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कर देना जो हर बार टेस्ट देने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसे ही नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।